आवर्तबीजी पादपों में जनन, इसका फर्स्ट पार्ट अपन ने कर लिया। उसके अंदर अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाते था। आज अपन इसका सेकंड पार्ट लैंगिक जनन, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सबसे पहले बात अपन देखते हैं कि जो पादप है पौधा, उस पादप में कायिक भाग तो जड़, तना, पत्तियां होती है और जननिक भाग जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होता है पुष्प, फ्लावर। एक पुष्प की संरचना अपन देखें तो सबसे पहले उसके अंदर जहाँ से लगा रहता है उसको पुष्प व्रंत, पेडिसल कहते हैं। उसके बाद एक चौड़ा सा भाग होता है जिसको पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। उस थैलेमस या पुष्पासन के ऊपर 4 प्रकार के पुष्प पत्र लगे रहते हैं जो क्या कहलाते हैं? बाह्यदलपुंज, कैलेक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रोशियम और जायंग, गायनोशियम। ये 4 पुष्प पत्र। उसके अंदर चारों अगर प्रेजेंट होते हैं तो पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर कहलाता है, और एक लिंगी में 3 ही होते हैं तो वो अपूर्ण कहलाता है। इसके साथ साथ में जो 2 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज और दलपुंज, कैलेक्स और कोरोला, ये इसके सहायक भाग कहलाते हैं जो जनन में भाग नहीं लेते हैं। जबकि पुमंग और जायंग, एंड्रोशियम और गायनोशियम, ये इनके जननिक भाग कहलाते हैं। जननिक में भी जो पुमंग है वो नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जायंग जो है वो मादा जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये कहलाते हैं। आज अपन इसके अंदर जो नर जननांग उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको यहाँ पर पहले अपन उसके अंदर जो है मुख्य भाग जो है इसके मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मोद्भिद, नर युग्मोद्भिद की संरचना और विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे। नर युग्मोद्भिद की संरचना एंड विकास, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, इसको अपन पढ़ेंगे। नर युग्मोद्भिद, मेल गेमेटोफाइट, इसकी संरचना और विकास, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर आज पार्ट 2 के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है जो पुमंग या पुंकेसर है। पुंकेसर व लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, पुंकेसर व लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी यानी कि स्टेमेन एंड माइक्रो स्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। तो पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी, पहले इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे अपन, पुंकेसर क्या होता है। छोटी क्लासों में आ जाता है ये सारा। पुंकेसर जो है अपने पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है। तो एक सदस्य पुंकेसर और पुष्प के अंदर जितने भी लगे रहते हैं वो पूरा समूह क्या कहलाता है? पुमंग या एंड्रोशियम कहलाता है। तो एक पुंकेसर या स्टेमेन, उसकी क्या संरचना होती है, सबसे पहले अपन देखेंगे। ये इसकी संरचना में इस तरह इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। नीचे व्रंत जैसा भाग होता है जिसको पूतंतु, फिलामेंट कहते हैं, पूतंतु, और ऊपर चौड़ा भाग जो होता है उसको परागकोश, एंथर लोब, परागकोश, एंथर लोब। जो नीचे का तंतुनुमा भाग वो पूतंतु या फिलामेंट, और ऊपर जो मुख्य भाग होता है वो परागकोश या एंथर लोब कहलाता है। ये दोनों यहाँ पर एक तीसरे भाग से जुड़ते हैं, दोनों परागकोश भी जुड़ते हैं और ये योजी से भी, अभी पूतंतु जुड़ता है उसको कहते हैं योजी, कनेक्टिव। तो इसके 3 भाग हो गए, परागकोश, योजी और पूतंतु, एंथरलॉब, कनेक्टिव और फिलामेंट, 3 भाग होते हैं। अपने मुख्य भाग जो होता है परागकोश, एक परागकोश जो है वो 2 परागकोशक यानी कि 2 जो अपने क्या कहते हैं 2 परागकोशक उनका बना हुआ रहता है। तो इसके अंदर ये 2 भाग होते हैं,
जो परागकोशक कहलाते हैं। और प्रत्येक परागकोशक जो है वो फिर दो भागों में विभाजित होता है, उनको कहते हैं परागपुट, पॉलन सैक्स कहलाते हैं, परागपुट। तो एक परागकोश के अंदर 4 परागपुट पाए जाते हैं। ये चारों परागपुट ही लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो जैसे भाग दिख रहे हैं, दो पीछे होते हैं। अगर अपन सेक्शन काटेंगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, ये दो आगे और दो पीछे। तो इस तरह से 4 लॉब्स इसके अंदर होते हैं, जो कि पॉलन सैक्स या परागपुट कहलाते हैं, या इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। ये लघु बीजाणुधानी इस तरह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 4 इस तरह के भाग होते हैं। अब यहाँ पर ये जो मुख्य भाग जो बता दिया अपन ने कि परागकोश में 2 परागकोशक, प्रत्येक परागकोशक में 2 और खंड बने होते हैं जिनको कहते हैं परागपुट। तो एक परागकोश के अंदर 4 परागपुट या पॉलन सैक्स पाए जाते हैं। कुछ फैमिली ऐसी होती है जैसे मालवेसी फैमिली है, गुड़ल वगैरह आते हैं, उसके अंदर ये 2 परागकोशक नहीं होते हैं, एक ही होता है। तो उनमें परागपुट 2 होंगे, केवल 4 नहीं होंगे, 2 ही होंगे। बाकी अधिकांश के अंदर ये 4 परागपुट या माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। अब इसमें परागकोश की संरचना क्या होती है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो तंतु सिंपल जो है वो एक तंतु की तरह है जो उसको साधे हुए रखता है। योजी जो है कनेक्टिव टिश्यूज है जो संयोजक जो इनको जोड़ता है, परागपुटों को और इसको तंतु को आपस में जोड़ता है। मुख्य भाग जो है परागकोश की आंतरिक संरचना किस तरह की होती है। आंतरिक संरचना में अपन देखें, इसका अगर सेक्शन अनुप्रस्थ काटा जाए तो इसी तरह से दिखाई देता है। ये इस तरह का 4 भाग इसके अंदर होंगे। ये 4 भाग होंगे। 4 भाग में यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 परागपुट, पॉलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानियां, 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। इसके अंदर मेन बात जो है 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक तो परागकोश की भित्ति जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरी भित्ति बनी रहती है, यहाँ से यहाँ तक। और इन परागपुटों के अंदर, लघु बीजाणुधानियों के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है जिनको कहते हैं बीजाणुजन कोशिकाएं, स्पोरोजिनस सेल्स। तो जो परागकोश की संरचना में अपन ने 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक परागकोश और दूसरा परागकोश की भित्ति और दूसरा अपने ये लघु अपने बीजाणुजन कोशिकाएं, स्पोरोजिनस सेल्स। तो ये 2 भाग में विभाजित हो गए। तो पहले तो हो गई परागकोश भित्ति और दूसरा बीजाणुजन कोशिकाएं। तो उसकी संरचना के हिसाब से, परागकोश की संरचना के हिसाब से अपन ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। परागकोश भित्ति, वॉल ऑफ एंथरलॉक, और दूसरा बीजाणुजन कोशिकाएं, स्पोरोजिनस सेल्स, 2 भागों में। पहले अपन देखेंगे परागकोश भित्ति। ये भित्ति यहाँ से यहाँ तक क्या है। तो ये परागकोश भित्ति 4 परतें होती है, इसकी 4 स्तर या 4 परतें पाई जाती है। सबसे पहली परत जो होती है वो यहाँ पर एक कोशिका मोटी परत होती है जिसको बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस पहले नंबर भित्ति जो बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ होती है। एक कोशिका मोटी भित्ति होती है और सजीव कोशिकाएं होती है, चपटी कोशिकाएं होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। और इसका काम क्या है, जब बाहर का आवरण है तो इसका काम क्या हो गया, सुरक्षा करना। तो इसका काम सुरक्षा करना होता है, चारों तरफ पूरी तरफ होती है। दूसरी नंबर, इसके अंदर की तरफ एक कोशिका मोटी परत और होती है, केवल एक कोशिका मोटी, इसको कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, अंतःस्थिसियम या एंडोथीसियम इंग्लिश के अंदर कह सकते हैं, एंडोथीसियम या अंतःस्थिसियम। तो ये अंतःस्थिसियम या एंडोथीसियम क्या होती है, बाह्य त्वचा के अंदर की तरफ एक कोशिका मोटी परत होती है, एक कोशिका मोटी परत होती है। ये कोशिकाएं मोटी होती है, मोटी होने के साथ में रेडियली एलोंगेटेड होती है,
यानी कि जो दीर्घित होती है, दीर्घित दरिया यानी कि त्रिज्या के हिसाब से मोटी होती है। एलोंगेटेड अपने रेडियली एलोंगेटेड कहते हैं, वो इस तरह की कोशिकाएं होती हैं। मोटी बीती वाली मोटी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं में मुख्य बात जो है वो एक होती है कि इनके अंदर जो अपने क्या कहना चाहिए, सूखने के बाद में इनके अंदर खिंचाव उत्पन्न होता है। सूखने के बाद में ये खिंचाव उत्पन्न करती है, यानी इनमें जो क्या कहते हैं अपने आर्द्रता ग्राही का गुण होता है। आर्द्रता ग्राही, अगर जल मिल जाता है जब तो ये लचीली हो जाती है, जल नहीं मिलता है तो ये सिकुड़ जाती है, खिंचाव उत्पन्न होता है। और वो खिंचाव के कारण क्या होता है कि ये परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो फटता है, तो उस फटने में सहायता करती है। ठीक है, फटने में सहायता। तो पहले नंबर बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, दूसरी अंतरथीशियम या एंडोथीशियम, जो कि इस तरह की होगी। तीसरी नंबर परत होती है मध्य परतें, मध्य परतें, मिडल लेयर्स। ये यहाँ पर तीसरे नंबर यहाँ पर होगी, इसके जस्ट बाद में, यानी कि जो एंडोथीशियम है उस एंडोथीशियम के अंदर की तरफ ये 1 से 3 परतें होती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 1 से 3 परतें होती है जो मध्य परतें कहलाती है, मिडल लेयर्स। ये मिडल लेयर्स होती है। ये पतली बीती वाली होती है और अल्पजीवी होती है। इसका कोई विशेष काम नहीं होता, केवल यहाँ पर एक आवरण बना हुआ रहता है और जल्दी ही खत्म हो जाती है। जब ये परिपक्व हो जाता है उस समय एंडोथीशियम जब सिकुड़ती, खिंचाव उत्पन्न होता है, उस समय ये टूट जाती है। तो ये अल्पजीवी होती है, तो कोई खास नहीं होती। सबसे अंदर की परत जो होती है वो यहाँ पर इसके चारों तरफ, इनके चारों तरफ होती है। ये परत जो होती है वो टेपिटम परत, टेपिटम परत सबसे इंपॉर्टेंट परत होती है, ये टेपिटम परत। टेपिटम क्या होती है, अपने सबसे अंदर की तरफ होती है। इसमें क्या होता है कि शुरू में जब ये परिपक्व नहीं होता तब तक तो ये क्या होती है कि साथ में रहती है। फिर जब ये परिपक्व हो जाता है तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ ये आवरण बना देती है, जो टेपिटम। इसकी कोशिकाएं क्या होती है, सघन जीवद्रव्य वाली होती है और स्पष्ट बड़ा केंद्रक होता है। सघन जीवद्रव्य वाली और उसके अंदर स्पष्ट बड़ा केंद्रक होता है। ये कोशिकाएं मोटी होती है और जब ये परिपक्व हो जाता है उस समय टेपिटम की कोशिकाएं बहुकेंद्रिक हो जाती है और अपने क्या कहते हैं, ये अपने बहुकेंद्र की, यानी एक से ज्यादा केंद्रक, पॉलीन्यूक्लियाई उसके अंदर हो जाते हैं। ठीक है, और अपने क्या कहते हैं, अपने मल्टीप्लॉइड हो जाती है, पॉलीन्यूक्लियाई और मल्टीप्लॉइड हो जाती है। यानी इस तरह से कई सारे समूह बन जाते हैं केंद्र इसके गुणसूत्रों के, तो ये पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। तो पॉलीप्लॉइडी हो जाती है और बहुकेंद्र की एक में केंद्रक भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब परिपक्व होती है, नहीं तो इस तरह ही रहती है। एक इसके अंदर खासियत और होती है, क्या होता है कि इसकी जो परत होती है कोशिकाओं की, एक ही परत होती है। इन कोशिकाओं की परत में जो कोशिका है उन कोशिकाओं में कुछ वशीय पदार्थ के गोलाकार रचनाएं बनती है। वशीय पदार्थ यानी फैट की गोलाकार रचनाएं बनती है, जिनको प्रोयूबिस कॉय कहते हैं। प्रोयूबिस कॉय बॉडी, प्रोयूबिस कॉय या प्रोयूबिस बॉडी वो कहते हैं। इनकी कोशिकाओं में, किसकी, टेपिटम की कोशिकाओं में कुछ वसा युक्त अपनी रचनाएं होती है, जिनको क्या कहते हैं, प्रोयूबिस कॉय कहते हैं। इन प्रोयूबिस कॉय के ऊपर स्पोरोपोलेनिन के जमने से ये यूबिस कॉय में परिवर्तित हो जाती है। प्रो हट जाएगा, यूबिस कॉय, ये यूबिस कॉय में परिवर्तित हो जाती है। और यूबिस कॉय जो है वो यहाँ पर इसके जमा हुआ रहता है, जो कि जो इसके अंदर जो बनेंगे परागकण, पोलन ग्रेन्स, उन पोलन ग्रेन्स की बायोचोल एग्जाइम जो होती है, उस एग्जाइम को बढ़ाने में काम आता है। स्पोरोपोलेनिन वहाँ पर होता है, तो उसका वहाँ उपयोग होता है। ठीक है, तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है। इसके अलावा इसमें क्या है कि कोशिकाओं में कुछ अल्फा सेलुलोज भी जम जाता है। अल्फा सेलुलोज अंदर की तरफ जो अंतर स्पर्शीय
भित्ति होती है, कोशिकाएं होती है, उनके अंदर कुछ अल्फा सेलुलोज भी जम जाता है। वो रेशों के रूप में होता है, वो रेशे यू आकार के होते हैं, उसके रूप में भी जम जाता है। ये इसके अंदर टेपिटम की कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अमीबीय, एमीबॉइड, और दूसरी होती है सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर, यानी कि स्त्रावी और ग्रंथिल। तो दो तरह की, एक तो अमीबीय और दूसरी क्या कहलाती है, स्त्रावी या ग्रंथीय, यानी कि एमीबॉइड, और दूसरी सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर, वो कहलाती है। उसमें ज़्यादातर जो है वो सिक्रेटरी ज़्यादा होती है, अमीबीय कोशिकाएं बहुत कम होती है। अमीबी का मतलब अमीबी अनियमित आकार की, तो इसलिए अमीबी कहते हैं। और मेन जो है वो इसका स्त्रवण करना ग्लैंडुलर, यानी कि ग्रंथीय, ग्रंथियाँ बनी होती है जिनका वो स्त्रव करनी होती है, तो ग्रंथीय कह दो चाहे स्त्रावी कह दो, वो मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है, वो इसके अंदर पाई जाती है, ज़्यादातर ये होती है। इन टेपिटम का काम क्या होता है, मुख्य काम इनका, कि ये जब पॉलन ग्रैन्स बनते हैं तो यहाँ पर इनको पोषण प्रदान करना मेन काम इसका होता है, कि यहाँ पर जो परागकण, जो विकासशील परागकण है, उनको पोषण प्रदान करना। जब ये पूरा बन जाती है चारों अलग अलग, उस समय यहाँ पर पोषण प्रदान करना इनका काम होता है। मेन काम ध्यान रखना, टेपिटम का काम होता है कि विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना, ठीक है, डेवलपिंग जो पॉलन ग्रैन्स है उनको न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड करना, वो इसका मेन काम होता है। अगर ये टेपिटम किसी तरह से मान लो कि खत्म हो जाए, यहाँ पर राशित हो जाए, खत्म हो जाए, नहीं बन पाए, नहीं बनने से जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो बंदे स्टेराइल बनेंगे, डेवलपमेंट ही नहीं होगा वो बंदे या स्टेराइल रहेंगे। तो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे जरूर, लेकिन वो बंदे रहेंगे, उनके अंदर किसी तरह की लैंगिकता नहीं होगी। तो टेपिटम बहुत ही इंपॉर्टेंट परत होती है। ये इसके तरह से ये अंदर वाली ये पहला भाग हो गया परागकोश भित्ति। तो चार परतें हो गई इसकी, बाहर से अंदर की देखें, सबसे पहले बाह्य त्वचा, दूसरी नंबर जिसको एपिडर्मिस, दूसरी नंबर अंतरथीसियम या एंडोथीसियम, इंग्लिश कहते हैं एंडोथीसियम, तीसरा अंदर की तरफ मध्य परतें, मिडल लेयर्स, और चौथी जो है वो टेपिटम। तो इस तरह से चार परतों परागकोश की भित्ति चार परतों की बनी होती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये सुरक्षा प्रदान करती है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। ये एंडोथीसियम या अंतरथीसियम क्या करती है, उसको परागकोश जब परिपक्व हो जाता है तो उसके स्फुटन में, डाइजेशन के अंदर, यानी कि उसको फटने में सहायता करती है। मध्य परतों में खास कोई रोल नहीं होता, जबकि टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको पोषण प्रदान करती है, तभी यहाँ पर परागकण विकसित होंगे, नहीं तो होंगे नहीं। तो ये बात जरूरी होती है। दूसरा भाग होता है इसके अंदर, इन लघु बीजाणुधानियों में जो कोशिकाएं भरी रहती है वो कोशिकाएं कहलाती है बीजाणुजन कोशिकाएं। बीजाणुजन कोशिकाएं, स्पोरोजिनस सेल्स, ये यहाँ पर चारों में अलग अलग भरी रहती है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, सक्रिय होती है, तो यहाँ पर ये भरी रहती है। इनमें विभाजन से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं, और लघु बीजाणु मात्र यानी कि जो जैसे अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। वो आगे अपन इसके अंदर उसमें देखेंगे लघु बीजाणु जनन में, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट पार्ट अपना जो है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेस। लघु बीजाणु जनन क्या होता है? अभी अपन ने देखा लघु बीजाणु जनन की परिभाषा ये होगी कि परागकोश में लघु बीजाणु परागकोश के लघु बीजाणु धानियों में उपस्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित होती है, द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित लघु बीजाणु या परागकण बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि ये जो अभी बताया अपन ने, इस तरह का ये रचना बताई अभी अपन ने, ये सारी, तो ये लघु बीजाणु धानी। इस लघु बीजाणु धानी में क्या है, लघु बीजाणु कोशिकाएं है या बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। बीजाणुजन कोशिकाएं
किस में बदल जाती है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो परिभाषा यही होगी कि ये पराग कोश की के लघु बीजाणु धानियों में उपस्थित लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं द्विगुणित लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित लघु बीजाणु या परागकण बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये लघु बीजाणु जनन अभी अपन देखा कि यहाँ सबसे पहले क्या बनी रहती है? बीजाणुजन कोशिका स्पोरोजेनस सेल्स जो द्विगुणित होती है। इनके अंदर पहले समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से कई सारी लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बन जाती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि 2n होती है, द्विगुणित। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, और उससे क्या बनते हैं? लघु बीजाणु या परागकण माइक्रोस्पोर्स ये बनते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 1 से 4 कोशिका बनती है। तो इस एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 लघु बीजाणु या परागकण बनेंगे। ठीक है, 4 बनेंगे। तो लघु बीजाणु जनन क्या हुआ कि पराग कोश के लघु बीजाणु में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित लघु बीजाणु या परागकण बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। प्रारंभ में इसके अंदर बीजाणुजन कोशिकाएं भर रहती है। उन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनती है। उन लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। यहाँ पर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशिकाएं बनती है। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका 1 से 4 लघु बीजाणु या परागकण बनेंगे। ये 4 लघु बीजाणु या परागकण शुरू में चारों एक साथ रहते हैं। इसको कहते हैं चतुष्टक या चतुष्क, टेट्राड। उस टेट्राड के रूप में रहते हैं, चतुष्क या टेट्राड, यानी कि चारों बन तो जाते हैं 4, लेकिन 4 अलग नहीं होते, वो एक साथ रहते हैं। तो ये 4 बीजाणु इसके एक से विभाजन से 4 बनेंगे, चारों एक साथ रहेंगे। तो उनको कहते हैं चतुष्क या टेट्राड फॉर्म बनते हैं। अलग अलग पौधों में ये अलग अलग आकृति के बनते हैं। जैसे पहला जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं डाइकोट, उनके अंदर चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल चारों जो है वो इस तरह से चारों चतुष्फलकीय 4 रहेंगे। तो 3 दिखेंगे, एक पीछे की तरफ रहेगा। तो 109 डिग्री में रहेंगे, 109 डिग्री 28 मिनट में उस तरह से रहेंगे टेट्राहेड्रल। तो चतुष्फलकीय आकृति में। दूसरा एक होता है समद्विपार्श्विक आर्शोबायोलेटर में, जो एक बीजपत्री में होता है, मोनोकोट्स में। तो 4 जो है वो समद्विपार्श्विक बने रहते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष होते हैं, जैसे क्रॉसित रूप में होते हैं, क्रॉस के रूप में, यानी डेकोसेट कहते हैं जिसमें, तो उसमें भी होते हैं। टी शेप में होते हैं, टी शेप में 2 ऊपर और 2 नीचे, तो टी शेप बनाते हैं, उस तरह से भी रहते हैं चारों। और लीनियर चारों एक लाइन में, रेखीय क्रम में, तो रेखीय क्रम में रहते हैं। तो ये अलग अलग 5 प्रकार में चतुष्फलकीय जो होता है अपनी ये इस चतुष्क टेट्राड, वो अलग अलग पौधों के अंदर ज्यादातर द्विबीजपत्री में चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल और एक बीजपत्री मोनोकोट्स के अंदर वो समद्विपार्श्विक रहते हैं, आइसोबायोलेटर। कुछ के अंदर क्या होता है कि वो क्रॉसित डेकोसेट शेप में भी रहते हैं, या टी शेप, टी के आकार में रहते हैं, या रेखीय क्रम में लीनियर शेप में कैसे भी रह सकते हैं, चारों एक ही लाइन के अंदर वैसे रह सकते हैं। तो चारों अलग अलग तरह से। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि जब ये 4 जो है, ये चारों लघु बीजाणु या परागकण माइक्रोस्पोर ये बन गए, ये चारों आपस में जुड़े हुए रहते हैं, अलग बाद में होते हैं। तो ये किससे जुड़े रहते हैं? तो यहाँ पर एक पदार्थ होता है कैलोज नाम का, कैलोज नाम का पदार्थ होता है, उस कैलोज से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर 4 बनते हैं तो एक एंजाइम स्रावित होता है कैलेज। वो कैलेज एंजाइम इस कैलोज को अपघटित कर देता है, तोड़ देता है। तो तोड़ने से क्या होगा, ये चारों अलग हो जाते हैं। तो ये अब टेट्राड नहीं रहेंगे, चारों अलग हो जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर कैलोज नामक पदार्थ से ये चारों आपस में जुड़े रहते हैं। तो जब ये बन जाते हैं, बनने के बाद में कैलेज नाम का एंजाइम स्रावित होता है। वो कैलेज इस कैलेज को गला देता, अपघटित कर देता, तोड़ देता, जिससे ये चारों अलग अलग हो जाते हैं। तो पूरे जो ये माइक्रोस्पोंजियम है अपने लघु बीजाणुधानी, इसके अंदर खूब सारे परागकण बन जाते हैं, खूब सारे पाउडर के रूप में। तो चारों में अलग अलग इस तरह से बन जाते हैं। तो ये लघु बीजाणु जनन इस तरह के चारों होते हैं। अब क्या होता है कि जब ये परिपक्व हो गई, ये बन गए कैलोज विज्ञान, खूब सारे अलग अलग हो गए, तो उस समय उसको कहते हैं परिपक्व परागकोश। परिपक्व परागकोश, मैच्योर्ड एंथर लॉब, मैच्योर्ड हो जाता है। अब मैच्योर्ड हो जाता है तो ये परागकण जो है वो बाहर निकलते हैं, परागकण बाहर निकलते हैं। कैसे निकलेंगे? जब ये परागकोश फटेगा, उसको कहते हैं परागकोश का स्फुटन, एंथर लॉब डाइसेंस। एंथर लॉब डाइसेंस, परागकोश का स्फुटन वो होता है। तब ये परागकण बाहर निकलते हैं, निकलकर और मादा की जो वर्तिकाग्र है वहाँ पर पहुँचते हैं, स्टिग्मा जो होती है वहाँ पर पहुँचते हैं, जिसको परागण कहते हैं। तो यहाँ से ये फटने पर, फटना भी अलग अलग तरीके से होता है। कुछ के अंदर क्या होता है कि अनुप्रस्थ होता है, कि ये जो परागकोश है इस तरह का, ये परागकोश अनुप्रस्थ यहाँ से यूँ टूट जाता है, तो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स रूप में होता है। क्यों में लंबवत होता है, यूँ टूटता है, टूटकर उसके दो भाग बन जाते हैं और परागकण बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है कि छिद्रित होते हैं, पोर्स बन जाते हैं, यहाँ छोटे छोटे ऊपर की तरफ कई सारे छिद्र बन जाते हैं, कोर बन जाते हैं, और जब ये हिलता डुलता है तो उस छिद्रों से परागकण बाहर निकल जाते हैं। चारों में छिद्र बनेंगे तो चारों से बाहर निकल जाएंगे। क्यों में कपाटी होता है, कपाट बनते हैं। कपाट यानी कि ये परागकोश की भित्ति जो है उसके कई सारे टुकड़े बन जाते हैं, टुकड़े होने से वो अलग हो जाएगी, परागकण बाहर हो जाता है। तो चारों प्रकार में कोई भी हो सकता है, अनुप्रस्थ हो सकता है, लंबवत हो सकता है, छिद्रित हो सकता है और कपाटी हो सकता है। किसी तरह से वो परागकोश फटता है और परागकण बाहर निकल जाते हैं। ये परागकोश स्फुटन कहलाता है। इस तरह से स्फुटन होता है। जब परागकोण बन गए तो उसके बाद में यहाँ पर नर युग्मोद्भिद, उसका विकास होता है। ये सारा उसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने नर युग्मोद्भिद का विकास। नर युग्मोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट, इसका विकास, डेवलपमेंट या परिवर्धन, विकास या परिवर्धन कुछ भी कह सकते हैं। इसमें नर युग्मोद्भिद कैसे बनता है? अब यहाँ पर ये अगुणित पीढ़ी शुरू हो जाती है। युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट यानी कि प्रत्येक कोशिका परागकण जो बनती है वो क्या है, अड़सठ विभाजन हो गया, विभाजन होने से अगुणित बनती है। तो इसमें सबसे विकास को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन देखेंगे परागकण या लघु बीजाणु। लघु बीजाणु, परागकण या लघु बीजाणु, पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स, इनको माइक्रोस्पोर या परागकण की बात है। परागकण भी कह सकते हैं, लघु बीजाणु नहीं। इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना देखें अपन, ये गोल, एक तो सबसे पहले नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका या प्राथमिक कोशिका परागकण होती है, फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं छोटे क्वेश्चन में। लघु बीजाणु, ये नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका परागकण या लघु बीजाणु होती है, यहाँ से ये शुरू होता है बनना। तो ये प्रथम कोशिका फर्स्ट सेल कहलाती है। ये परागकण लघु बीजाणु जो है अभी अपन ने देखा था, एक कोशिका होती है, एक कोशिका, और कोशिका गोल होती है और अपने किसी प्रकार का अचल होती है, नॉन मोटाइल, किसी तरह का कोई भी चलने के लिए अंग नहीं होता है। और ये मोनोप्लॉइड होती है, यानी कि अगुणित कोशिका होती है, अगुणित कोशिका होती है। इस अगुणित एक कोशिका जो है उसकी संरचना क्या होती है, उस संरचना में अपन ध्यान रखेंगे। इस तरह का इसका चित्र बनाकर, गोल, लगभग गोल कोशिका होती है या थोड़ी सी इस तरह से उभरी होती है, इस तरह की रचना होती है। इसके ऊपर दो भित्तियां होती है, एक भित्ति इस तरह की होती है, ये बाह्यचोल कहलाती है, बाहर वाली बाह्यचोल, एक्साइन, अंदर वाली अंतःचोल कहलाती है, इंटाइन।
और इसके अंदर एक केंद्रक होगा और कोशिका द्रव्य और सारे जितने भी कोशिकांग है वो सारे कोशिकांग होंगे। इस तरह की रचना, यानी कोशिका में जितने कोशिकांग होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। पतले सी परत के रूप में यहाँ कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होगा, एक केंद्रक होता है, केंद्रक क्या होगा, अगुणित होगा और उसमें अगुणित निश्चित संख्या में गुणसूत्र होंगे, अलग अलग के अंदर अलग अलग होंगे, वो इस तरह से होंगे। और चारों तरफ कोशिका द्रव्य में कोशिकांग जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। बाहर की तरफ दो आवरण होते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं बाह्यचोल एक्साइन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बाह्यचोल एक्साइन जो होता है वो क्या है कि बाहर की तरफ एक मोटा खुरदरा आवरण, दृढ़ आवरण होता है, जो खुरदरा यानी कि बिल्कुल इसके ऊपर कई तरह के डिपोजिशंस होते हैं। डिपोजिट होने के कारण ये क्या है कि मोटा और खुरदरा बन जाता है। इसके अंदर मेन जो है वो पदार्थ अभी अपन ने बताया था, एक स्पोरोपोलिनिन, इसकी बनी हो बाह्यचोल जो है एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलिनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है क्योंकि ये ऐसा पदार्थ है जिसके ऊपर किसी तरह की भौतिक या जैविक क्रियाएं नहीं हो सकती। ये उनके लिए प्रतिरोधी होती है, यानी कि भौतिक और जैविक कारक कोई भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। भौतिक और जैविक यानी कोई भी जैविक क्रिया, आपको टूटना है, इसका अपघटन होना हो ही नहीं सकता। कोई भौतिक इसके ऊपर तोड़ने का वो भी कोई क्रिया नहीं हो सकती। तो भौतिक और जैविक क्रिया इनके ऊपर उनके प्रति प्रतिरोधी होता है, उनमें कोई क्रिया नहीं होती। और क्रिया नहीं होने से ये पूरी कोशिका को इसको हमेशा प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न रखता है, बनाए रखता है, प्रतिरोधकता। और इस पोलन ग्रेन को, अपने परागकण को कई सालों तक पड़ा रहने, तो ये स्पोरोपोलिनिन इसको मरने नहीं देगा, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन में कोई अपघटन ही नहीं होगा कई सालों तक। कोई ऐसा एंजाइम बनाए नहीं जिसको तोड़ ही नहीं सकता इसको। तो जैविक अपघटन इसका हो नहीं सकता, भौतिक अपघटन इसका हो नहीं सकता। इस कारण से स्पोरोपोलिनिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें यहाँ पर बाह्यचोल जो होती है उसके अंदर 1 से 3 छिद्र होता है। ये 1 से 3, 1 2 3 है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। इनको कहते हैं जनन छिद्र, जन्मपोर, जनन छिद्र या जनन छिद्र या जन्मपोर। ये 1 से 3 संख्या में होते हैं। ये क्या काम आते हैं, जब पराग नली बनती है, पोलन ट्यूब, तो उसके अंदर से बाहर निकलती है। इसके कारण होता है, टूटती नहीं है, बहुत मजबूत होती है, टूटती नहीं है, तो इन छिद्रों में से पराग नली बाहर निकलती है। बनाएगा कौन, अंतःचोल बनाएगा। ठीक है। अंतःचोल जो होती है वो क्या है कि पतली मुलायम झिल्लीनुमा परत होती है। पतली मुलायम झिल्लीनुमा परत होती है, मेम्ब्रेनस लेयर है ये, जो कि पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। पेक्टिन और सेलुलोज पदार्थ की बनी होती है। लचीली होने के कारण यहाँ से बाहर निकलकर जो पोलन ट्यूब बना रही है पराग नली का, वो इसी से बनती है। ये तो फिक्स रहती है लेकिन इससे बाहर निकलती है, उसमें काम होती है। इसमें एक केंद्रक होता है, अगुणित होता है, यानी कि इसमें चारों तरफ कोशिका द्रव पतली सी परत के रूप में होगा और सारे ये कोशिकांग होंगे। शुरू में इसमें रिक्तिकाएं कम होती है। जो ये टेट्राड जो टूट अलग होता है तो इनका आकार भी एकदम थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस तरह की रचना होती है परागकण या लघु बीजाणु। इस परागकण और लघु बीजाणु से ही किसका निर्माण होता है, नर युग्मोद्भिद, इसका विकास होता है। मेल गैमेटोफाइट की प्रारंभिक या प्रथम कोशिका यही है। इससे ही नर युग्मोद्भिद का विकास होता है। कैसे होगा इसका विकास, सबसे पहले इसमें जो एक केंद्रक है उस पहले तो क्या होता है कि जैसे ही शुरू होता है तो ये ज़्यादातर पौधों में इसका विकास परागकोश के अंदर ही शुरू हो जाता है। यानी जो स्फुटन जो होता है उसका डाइजेशन उससे पहले ही परागकोश में होता है, उस समय इसमें क्रिया शुरू हो जाती है अधिकांश पौधों में। कुछ ही पौधे हैं जिनमें कि परागकोश फटने के बाद ये क्रिया शुरू होती है, लेकिन अधिकांश में ये यहीं पर शुरू हो जाती है। कहाँ पर, परागकोश के अंदर ही, फटने से पहले ही अंदर ही शुरू हो जाती है। क्या क्रिया होती है, सबसे पहले इसका जो केंद्रक होता है अगुणित केंद्रक है। अगुणित केंद्रक जो उसके अंदर विभाजन होगा, तो अगुणित में हमेशा विभाजन क्या होगा, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने से यहाँ पर 2 केंद्रक बन जाएंगे।
एक केंद्रक यहाँ पर, एक केंद्रक यहाँ पर। दो केंद्रक समसूत्री भाजन होने से दो केंद्रक बन जाएंगे। एक केंद्रक बड़ा होगा जो कायिक केंद्रक कहलाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियर, और एक कहलाएगा जननिक केंद्र, जनरेटिव न्यूक्लियर। ठीक है, दो केंद्रक बनेगा, एक केंद्रक बड़ा होगा जो कायिक केंद्रक, इस केंद्र का समसूत्री भाजन हुआ माइटोसिस, उससे दो केंद्रक बने। एक केंद्रक बड़ा होगा जो कायिक केंद्रक कहलाएगा, कायिक केंद्रक, और दूसरा छोटा केंद्रक होगा जो जननिक केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियर और जनरेटिव न्यूक्लियर, दो बनते हैं। शीघ्र ही इनके चारों तरफ भित्ति के बन जाने से, यहाँ पर भित्ति बन जाती है, भित्ति बन जाने से ये दो कोशिकाएं बन गई। ये दो कोशिकाएं, एक कोशिका बड़ी और दूसरी कोशिका छोटी बनती है। बड़ी वाली कोशिका अब कायिक केंद्रक नहीं कहलाकर क्या कहलाएगी, कायिक कोशिका, जनरेटिव सेल, ये सॉरी वेजिटेटिव सेल बन जाती है। और ये छोटी कोशिका जिसमें छोटा केंद्रक है, और वो क्या कहलाएगी, जननिक कोशिका, जनरेटिव सेल बन जाती है। ठीक है, तो केंद्रक के चारों तरफ जब भित्ति बन जाती है तो वो क्या बन जाती है, सेल या कोशिका बन जाती है। तो उसको कहेंगे ये कायिक कोशिका और ये जननिक कोशिका, दो कोशिकाएं बन जाती है। एक कोशिका बड़ी होती है और दूसरी कोशिका छोटी होती है। ये जननिक कोशिका जो होती है वो पहले तो इसकी भित्ति से, जो अंतःपट है, अंतःचोल, उससे चिपकी हुई रहती है। तब तो ये विशेष प्रकार की होती है। धीरे धीरे क्या होती है कि ये इससे अलग हो जाती है, यहाँ से अलग चारों तरफ भित्ति बन जाती है, बनकर और भी अलग अलग इसके आकार बनते जाते हैं, गोल हो जाती है, चपटी हो जाती है, लास्ट में तरकु रूपी हो जाती है, लेंस की तरह तरकु रूपी हो जाती है। इस तरह की दो कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, तो ये केंद्रक नहीं होकर क्या हो जाएगी, कोशिका हो जाएगी, सेल, इसको कोशिका कहते हैं। ये दो कोशिकाएं बनती हैं। इस तरह दो कोशिकाएं जब बन जाती है तब यहाँ पर परागण, पॉलिनेशन होता है। अधिकांश पौधों में जो परागण क्रिया, पॉलिनेशन जो होता है वो इस समय होता है। इस समय ये यहाँ से यहाँ तक का डेवलपमेंट कहाँ होगा, परागकोश में ही होगा, एंथरलोब में होगा। इसके बाद एंथरलोब फटेगा और ये परागकण बाहर निकलेंगे। तो परागकण जब बाहर निकलते हैं स्पुटन के पश्चात तो ये दो कोशिकाओं के बने होते हैं अधिकांश पादपों में, एक्सेप्शनल अलग है, अधिकांश में ये दो कोशिका। ये बाहर निकलकर आगे का विकास जो है वो बाहर कहाँ पर, ये यहाँ से परागण क्रिया के अंतर्गत कहाँ पहुँचते हैं, पॉलिनेशन के अंतर्गत। ये जो जायांग है, जायांग का ऊपर का भाग, वर्तिकाग्र जो स्टिग्मा है, वहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ परागकोश से मुक्त हुए परागकण वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। वो परागण या पॉलिनेशन जो होता है वहाँ से वो पहुँच जाते हैं। इसके आगे का विकास जो है वो स्टिग्मा के ऊपर होता है। अगर ये आगे रहता है तो ठीक है, नहीं रहता, सर्वाइव करता है, तब तो आगे चलेगी क्रिया, नहीं होता है तो मर जाएंगे, तो कई मर जाते हैं। तो पहुंचने के बाद ही क्रिया शुरू होगी, तो आगे का डेवलपमेंट वहाँ पर शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ तक है, यहाँ किस में होता है, एंथरलोब में ही होता है, और आगे कहाँ होगा, स्टिग्मा के ऊपर। इसके बाद ये दो कोशिकाएं अलग अलग, कायिक कोशिका और जननिक कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती है, इसके अंदर जो रिक्तिकाएं पहले बड़ी बड़ी बनी थी, अब रिक्तिकाएं वैक्यूल्स वापस लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, और कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य सघन ज़्यादा होता है, और उसके साथ में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। यहाँ पर भी कम कोशिका द्रव्य होगा, आरएनए डीएनए इसमें भी होगा, जननिक कोशिका में। अंतर केवल ये होता है कि यहाँ पर आरएनए डीएनए जो होता है, डीएनए यहाँ पर और यहाँ पर बराबर, लगभग बराबर होता है, क्योंकि समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन से जितने गुणसूत्र यहाँ होंगे उतने गुणसूत्र यहाँ पर होंगे, तो डीएनए क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन डीएनए के साथ में आरएनए जो होता है वो आरएनए इसमें ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा होता है। प्रोटीन भी इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि कोशिका दूर ज़्यादा है, इसमें प्रोटीन कम होगा। ठीक है, तो डीएनए दोनों बराबर होता है, लेकिन आरएनए इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। कोशिका द्रव्य की मात्रा भी साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। तो इस तरह से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे इसका परिवर्तन कहाँ पर होगा, जब ये स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा उसके बाद। इस कायिक कोशिका का काम क्या होता है, परिपक्व होने पर ये क्या करती है कि यहाँ से पराग नली बनाती है। तो ये यहाँ से पराग नली इसमें से या इसमें से
पराग नली पॉलन ट्यूब बनाती है। ये पराग नलिका यहाँ से जब इसमें एंथरलॉक स्टिग्मा पर होती है, स्टिग्मा यहाँ पर ये पहुँच गया, यहाँ पहुँचने के बाद में क्या होगा, यहाँ से पराग नली निकल कर और इसके अंदर पेनिट्रेट करती है, इसमें स्टिग्मा में धंसती है, तो स्टिग्मा के अंदर धंसेगी। किसकी बनेगी? अंतःचूल। अंतःचूल जो है वो इस छिद्र में से, जनन छिद्र में से बाहर निकलकर और किसमें धंसेगी? स्टिग्मा के अंदर, जो वर्तिकाग्र उसमें धंसेगी, धंसकर और एक नलीनुमा रचना बना देती है। वो नलीनुमा रचना क्या कहलाती है? पराग नलिका पॉलन ट्यूब कहलाती है। तो ये कई कोशिका से पॉलन ट्यूब बनती है। तो यहाँ पर देखें कि नेक्स्ट जो है इस तरह से इस तरह की रचना बन जाती है कि ये काई कोशिका पूरी, काई कोशिका किसमें बदल गई? ये नली के अंदर बन गई। तो ये पूरी एक काई कोशिका, ये वेजिटेटिव सेल जो यहाँ पर एग्जाइन जो है वो यहाँ बिल्कुल वैसा का वैसा है, उसमें कुछ नहीं होगा, केवल उसके जो जनन छिद्र है वहां से ये अंतःचूल बाहर निकलकर और ये बना देती है पराग नलिका, पॉलन ट्यूब बना देती है। मिलकर ये कहाँ जाएगी? इस जो ऊपर वर्तिकाग्र वर्तिका है इसके अंदर धंसेगी, ये धंस गया इसके अंदर। अब जैसे ही इसके अंदर धंसेगी तो क्या होता है कि कुछ के अंदर, तो बहुत कम पौधों के अंदर क्या होता है कि इस जननिक केंद्र का समसूत्री विभाजन होता है। जननिक केंद्र जो है इसका समसूत्री विभाजन होगा और उसे एक से दो केंद्र पर दो कोशिकाएं बनती है। लेकिन अधिकांश में क्या होता है कि जननी कोशिका जो है यहाँ से कहाँ जाएगी? इस पराग नलिका में आ जाती है। अधिकांश पौधों में पहले पराग नलिका में आ जाएगी। पराग नलिका में आने के बाद इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है। ये दो कोशिकाएं जो बनती है वो दोनों कोशिकाएं क्या कहलाती है? नर युग्मक, मेल गैमेट। दो नर युग्मक यहाँ पर बन जाते हैं क्योंकि यहाँ इस जननी कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से दो नर युग्मक कहाँ पर बनेंगे? इस पराग नलिका। अधिकांश में, कुछ में क्या होता है यहीं बन जाते हैं, बनकर पराग नलिका में आते हैं, वो अपात रूप में। ज़्यादातर में यहाँ पर आकर ये दो बन जाते हैं और इसका जो केंद्र होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे ट्यूब केंद्र कहलाता है, नलिका केंद्र कहलाता है। और ट्यूब केंद्र केवल इसको आगे कंट्रोल करता है, इसको आगे बढ़ाने में, धंसने में, 10 में कंट्रोल करेगा। केंद्र काम क्या है? कंट्रोल करना, कंट्रोल करता है और ये सीधा कहाँ तक पहुँचती है? बीजांड तक। ऑवल जो है वहाँ बीजांड तक पहुँचती है। पीछे पीछे दोनों नर युग्मक भी इसके साथ ही धीरे धीरे पहुँच जाते हैं, जिसको अपन वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे, निषेचन के अंदर किस तरह से निषेचन होता है। तो ये दो नर युग्मक और ये ट्यूब के न्यूक्लियस, अपने नलिका के अंदर क्या ट्यूब न्यूक्लियस, तीनों सहित ये तीन कोशिकीय युक्त जो भाग क्या कहलाता है? नर युग्मक या मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तीन कोशिकाओं का बना हुआ ये भाग, दो कोशिकाएं ये हो गई नर युग्मक ये, और ये पूरी कोशिका हो गई जिसका केंद्र ये। तो ये तीन कोशिकाओं का, तीन कोशिकाओं से बना हुआ ये भाग क्या कहलाता है? नर युग्मक या मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। इस तरह से इसका विकास यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये बन गया। यहाँ पर कहाँ पर बनेगा? जो मादा भाग है जायंग गायनोसियम, उसकी वर्तिकाग्र और वर्तिका, स्टिग्मा और स्टाइल उसके अंदर बनकर अंदर धंसा जाएगा और बीजांड तक पहुंचेगा। ठीक है, ये विकास होगा। अब लास्ट चीज अपन इसमें देखते हैं कि नर युग्मक क्या है। नर युग्मक, दो नर युग्मक होते हैं। दोनों नर युग्मक एक कोशिकीय या अकोशिकीय कह सकते हैं, एक कोशिकीय या अकोशिकीय, एक कोशिका के बने होते हैं और वो अचल होते हैं, नॉन मोटाइल। किसी तरह का कोई भी उसके अंदर गति करने का अंग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कई जैसे ब्राफाइटेड फॉर्म देखते हैं अपन, जो फ्लैजिला होते हैं उसके अंदर, लेकिन इसमें फ्लैजिला नाम की कुछ चीज़ नहीं होती, कशाभिकाएं इसमें नहीं होती। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं। तो एक कोशीय होते हैं, अचल होते हैं, और हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समझ यही अगुणित है, तो यहाँ समसूत्री विभाजन हुआ, अगुणित के अगुणित होते हैं। तो अगुणित रचना इस तरह से बनती है।
इसमें किसी तरह का कोई भी चलन अंग जैसा नहीं होता। ये एक कोशीय कोशिका जो होती है छोटी होती है, गोल होती है, ठीक है ना, गोल होगी, एक कोशी होगी, अचल होगी और अगुणित होती, इस तरह के बन जाते हैं। और धीरे धीरे ये मुक्त नहीं होता है, मुक्त नहीं हो, केवल इस पराग नलिका में ही आगे चलते हैं, आगे चलकर और बीजाणु जो होता है ओव्यूल, उस ओव्यूल में पहुंचकर यहाँ से ये भित्ति फट जाती है और दोनों नर युग्मक बीजाणु में चल जाते हैं, जिसका आगे अपन निषेचन या फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ये सारा नर युग्मक का विकास होता है।